ये कहानी 1719 के कबीले में रहने वाली एक लड़की नारू की है। नारू का बचपन से बस एक ही सपना था कि उसे एक शिकारी बनना है और अपने कबीले के लिए शिकार करना है। वो हर सुबह शिकार की प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। ऐसी एक सुबह जब नारू शिकार की कोशिश कर रही थी तब उसे एक हिरन दिखती है और नारू ये फैसला कर लेती है कि वो इस हिरन का शिकार करेगी। वो उस हिरन के पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले नारू उस हिरन का शिकार कर पाती। अचानक आसमान में एक तेज आवाज होती है। नारू आसमान की तरफ देखती है और वहाँ पर है एक स्पेसशिप। नारू को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये कौन सी उड़ती चिड़िया है जो कि इतनी बड़ी है। इस आवाज के कारण हिरन वहाँ से भाग जाती है और नारू अपना शिकार नहीं कर पाती। वो अपने भाई ताबे को जाके ये सारी बातें बताती है, लेकिन ताबे उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। ताबे अपनी बहन नारू को अपने बड़े शिकार की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने बचपन में ही अपनी जिंदगी का बड़ा शिकार कर लिया था। कबीले में रहने वाले हर एक मर्द को बड़ा शिकार करना पड़ता था, ये साबित करने के लिए कि वो एक शिकारी है। नारू भी अपने भाई ताबे से ये कहती है कि वो भी एक बड़ा शिकार करेगी और कबीले की शिकारी बनेगी। उसने आज ही आसमान में एक बड़ी चिड़िया देखी है। नारू एक स्पेसशिप की बात कर रही थी। उसके भाई को ये सारी बातें मजाक लग रही है। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। नारू अपनी माँ के साथ बैठ के दवाई बना रही है। उसकी माँ नारू को समझाती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम दवाई बनाने में बहुत अच्छी हो, तुम्हें शिकारी क्यों बनना है। नारू अपनी माँ से कहती है कि सबको ये लगता है कि मैं शिकार नहीं कर सकती, मुझे उन्हें गलत साबित करना है, मुझे शिकारी बनना है। नारू की माँ को समझ में नहीं आता कि वो नारू को कैसे समझाए। वो नारू को दवाई लेने के लिए जंगल की तरफ भेजती है, जहाँ पर एक तरफ नारू अपने बड़े शिकार की तैयारी कर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ जंगल में एक और शिकारी आ चुका था जो कि एक शैतान था और उसके पास गायब होने की भी ताकत थी। इस शैतान को हम लोग एलियन के रूप में जानते हैं। शायद ये इस दुनिया में आने वाला पहला एलियन था। नारू दवाई लेके अपनी कबीले की तरफ लौटती है, लेकिन वो तभी ये देखती है कि उसके कबीले में एक हलचल मची हुई है। सब कोई उसे ये बताते हैं कि कबीले के एक लड़के पूही को एक शेर उठा के ले गया और सब कोई उसे बचाने के लिए जा रहे हैं। नारू भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ताबे उन्हें मना कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि सब कोई उस शेर के निशानों का पीछा करते हुए जा रहे, लेकिन उन सबको एहसास होता है कि पीछे कोई है। तब वो देखते हैं कि नारू भी उनके पीछे वहाँ पर आ चुकी है। सब कोई गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि इसे जाने के लिए कहो, लेकिन ताबे सबको समझाता है कि उसकी बहन को दवाइयों की बहुत नॉलेज है, अगर हमें पीओ मिल गया तो वो इसका इलाज कर सकती है। सब कोई ताबे की बात मान जाते हैं क्योंकि सब कोई ताबे की बहुत इज्जत करते थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अचानक उन्हें एक जगह पर पीओ मिल जाता है। पीओ की हालत बहुत खराब है। सबको लगता है कि ये काम शेर का है, लेकिन नारू को ये नहीं लग रहा। उसे यकीन है कि ये काम शेर का नहीं बल्कि किसी और का है। सब कोई घायल पीओ को अपने कबीले वापस ले जाने लगते हैं। वो नारू को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नारू को तो शेर का शिकार करना था। वो अपने भाई ताबे और उसके साथी पारका के साथ शेर का शिकार करना चाहती है। पारका मना करता है, लेकिन ताबे अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो भी चाहता था कि उसकी बहन बड़ा शिकार करे और कबीले की शिकारी बन जाए। वो तीनों शेर की गुफा के पास जाते हैं। नारू के पास एक प्लान है। वो अपने भाई ताबे से कहती है कि हम सब पेड़ पे बैठ के शेर का इंतजार करते हैं और जैसे ही शेर आएगा हम उसका शिकार कर लेंगे। पारका को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन ताबे अपनी बहन का साथ देता है। नारू और पारका पेड़ पे बैठे हुए और ताबे पीछे से जाके शेर का इंतजार कर रहा है। पारका नारू का मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारे प्लान से कुछ नहीं होगा, शेर को तो मैं ही मारूंगा। लेकिन उसी वक्त शेर वहां पर आके पारका को अपना शिकार बना लेता है और अब उसका शिकार बनने वाली है नारू। लेकिन इससे पहले नारू कुछ कर पाती, नारू को जंगल में एक आवाज आती है। नारू जंगल की तरफ देखती है और इसी बात का फायदा उठा के शेर नारू की तरफ उछलता है। नारू और शेर दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। नारू बेहोश हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। नारू की आंख जब खुलती है तो नारू अपने कबीले में अपनी माँ के पास है। उसके माँ नारू को ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा भाई लेके आया है। नारू को अब भी शेर की चिंता है, उसे शेर का शिकार करना है। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका भाई वहाँ आ रहा है और उसने शेर को मार दिया है। वो शेर का कटा हुआ सर लाके अपने कबीले के सरदार को दे देता है। कबीले में सब कोई ताबे की तारीफ करते हैं और उसे इस कबीले का वॉर चीफ
बना देते हैं। नारू को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। उसे शिकारी बनना था, उसे वॉर चीफ बनना था। नारू गुस्से में वहाँ से जाती है। ताबे नारू को रोकता है। वो नारू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नारू अब किसी की बात नहीं सुनती। वो ताबे से कहती है कि मैंने जिस परी चिड़िया को देखा था, मुझे उम्मीद है कि उसमें से कोई शैतान बाहर निकला है जो कि जंगल में, और मैं उसी का शिकार करूंगी। ताबे भी अब थक चुका है अपनी बहन को समझाते समझाते। आगे की कहानी कौन सा मोड़ लाएगी ये किसी को नहीं पता। अगली सुबह नारू अपने कुत्ते को लेके अपने शिकार की तलाश के लिए जंगल में निकलती है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो किसका शिकार करने जा रही है, जो कि खुद एक बेरहम शिकारी है। हमें दिखाया जाता है कि एक भेड़िया एक खरगोश के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक उस भेड़िए के सामने कोई आ जाता है। भेड़िया उस पे भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उस भेड़िया को मार देता है और उसकी खाल उतार के उसका सर काट के ले जाता है। ये वही शैतान है जिसका शिकार नारू करना चाहती है। नारू उस शैतान को पूरे जंगल में ढूंढ रही है और वो शैतान अपना शिकार बारी बारी कर रहा है। उसे भी नारू के आने की आवाज हो जाती है और अब वो नारू के पास जा रहा है। नारू भी जब जंगल की तरफ आगे बढ़ती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उम्मीद उसने अभी तक नहीं की थी। उसे जानवरों का एक झुंड दिखता है जिसे बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया था। उन सब की खाल तक को उतार लिया गया। नारू ये समझती है कि ये काम उसी शैतान का है और अब वो उस शैतान को मारेगी, लेकिन नारू ये बात भूल चुकी थी कि ये जंगल है। जंगल में सिर्फ वो शैतान ही नहीं बल्कि और भी खतरे हैं। चलते चलते अचानक नारू दलदल में धंस जाती है। वो कभी भी दलदल के अंदर जा सकती है, मर सकती है, लेकिन नारू अपने आप को बचाने में कामयाब होती है। किसी तरह से वो दलदल से बाहर निकलती है और अब उसे भूख लग रही है। उसे शिकार करना है। नारू की नजर एक भालू की तरफ जाती है। वो उस भालू का शिकार करना चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। उस भालू को भी नारू की गंध आ जाती है। वो नारू के पास आता है। नारू का कुत्ता उस भालू को भटकाने के लिए इधर उधर लेके जाता है। नारू भी शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये शिकार इतना आसान नहीं है। नारू भालू का शिकार नहीं कर पाती। वो पेड़ों के बीच में फंस जाती है और अब वो भालू कभी भी नारू को अपना शिकार बना सकता है, लेकिन फिर अचानक उस भालू को भी किसी की गंध आती है। नारू भी देखती है कि वहाँ पर कोई और आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है। भालू और उस शैतान के बीच में लड़ाई होती है। नारू ने अब उस शैतान को देख लिया है और वो शैतान भालू को मार देता है। भालू का सारा खून निकाल लेता है। नारू से देख के डर जाती है। वो वहाँ से भागती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाती है कि उसे क्या करना है। हमें दिखाया जाता है कि उसके कबीले के लोग वहाँ पर आ चुके हैं और वो नारू को बंदी बना लेते हैं। वो नारू से कहते हैं कि हमें तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम्हें वापस घर लाने के लिए। नारू ने समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में एक शैतान है, लेकिन वो सब नारू की बात पे हंस रहे हैं। लेकिन ये हंसी बहुत जल्द मौत की खामोशी में बदल जाएगी, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान अब वहाँ पर आ चुका है और फिर वो धीरे धीरे करके उन सबको मारना शुरू करता है। वो लोग उस शैतान को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाता। नारू समझ जाती है कि वो अकेली शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो वहाँ से भागती है। जंगल में उसे एक लड़की इटसी रोक लेती है और वो कहती है कि हम दोनों मिलके उसका शिकार करेंगे, लेकिन नारू को पता था कि वो इतना आसान शिकार नहीं है। वो खुद एक खतरनाक शिकारी है। वो उस लड़की को भी मार देता है। नारू उससे बचते हुए भागती है, लेकिन जंगल में जैसा कि मैंने बताया था और भी बहुत सारे खतरे हैं। नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और अब वो शैतान नारू के पास आ चुका है, लेकिन वो नारू को कुछ कर नहीं रहा। वो सिर्फ नारू को देख रहा है। अचानक उसे आवाज आती है और वो वहाँ से चला जाता है। नारू देखती है कि कुछ शहरी लोग वहाँ पर आए हैं और वो नारू को बेहोश कर देते हैं। नारू की जब आँख खुलती है तो वो ये देखती है कि शहर से ये लोग किसी की तलाश में आए, किसी का शिकार करने आए और इन्हीं लोगों ने उन सारे जानवरों को मारा था। यानी कि इस जंगल में अकेले वो शैतान खून नहीं बहा रहा, ये लोग भी हैं। उनमें से एक लोग था राफेल, जो कि नारू की भाषा जानता था। वो नारू को समझाता है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो हम भी उसी के तलाश में आए और उसका शिकार तो हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी सारी गन्स है। नारू को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उन सब का लीडर नारू को ये दिखाता है कि उसने नारू के भाई ताबी को भी पकड़ लिया है। ताबी भी जंगल में निकला था अपनी बहन को ढूंढने के लिए और वो बेचारा इनके हाथ आ गया। अब उनके पास जंगल के शैतान को पकड़ने का एक रास्ता है। वो ताबे और नारू को चारे के रूप में पेड़ में बांध देते हैं ताकि इन्हें सूंघते हुए वो शैतान यहाँ पर आए और वो लोग उस शैतान को
मार दे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। नारू अपने भाई ताबे को बताती है कि वो शैतान किसी बंधे हुए इंसान का शिकार नहीं करता, उसका शिकार करने का अपना तरीका है। वो उसी का शिकार करता है जिससे उसको खतरा लगता है, और बंधे हुए लोगों से उसे कोई खतरा नहीं है, तो वो हमारा नहीं बल्कि इनका शिकार करेगा। नारू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो शैतान वहाँ पर आ जाता है और वो शैतान बारी बारी करके उन लोगों को मारना शुरू करता है। वो लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई भी गोली उस एलियन को रोक नहीं पाती। उस एलियन के पास ऐसी ऐसी मशीनें थी जो कि इन इंसानों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी थी। जहाँ पर एक तरफ ये शैतान मौत का खेल खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ताबे अपनी बहन को कहता है कि देखो तुम्हारा बड़ा शिकार आ गया, आज हम दोनों मिलके तुम्हारे बड़े शिकार को कंप्लीट करेंगे और अब तुम कबीले की शिकारी बनोगी। नारू भी मान जाती है। वो दोनों अपने बंधनों को खोलते हैं। जहाँ पर एक तरफ ताबे घोड़ा और हथियार लेने के लिए दूसरी तरफ गया है, वहीं पर नारू उन शहरी लोगों के टेंट के पास फिर से गई है, क्योंकि वहाँ पर उसका कुत्ता और उसका हथियार है। वो अपना कुत्ता और हथियार लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर रफेल आ जाता है। रफेल की हालत बहुत खराब है, उसका एक पैर उस शैतान ने काट दिया है। वो नारू से भीख मांगता है कि प्लीज मुझे ठीक कर दो और इसके बदले मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। नारू मान जाती है। नारू एक दवाई उसे देती है और उस दवाई को लगाने के बाद रफेल का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ने लगता है। रफेल नारू को गन चलाना सिखाता है, लेकिन इससे पहले वो नारू को सब कुछ सिखा पाता, वहाँ पर वो शैतान आ जाता है अपने शिकार की तलाश के लिए। रफेल उसे देख के मरने की एक्टिंग करता है और नारू पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। नारू ये देखती है कि वो शैतान रफेल को देख नहीं पा रहा। नारू ये समझ जाती है उसकी दवाई की वजह से रफेल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो शैतान लोगों की गर्मी महसूस करके उन्हें देखता था। अगर आपका शरीर ठंडा है तो वो शैतान आपको देख नहीं पाएगा। नारू तो ये बात समझ चुकी थी, लेकिन रफेल ये बात समझ नहीं पाता। वो शैतान के सामने चिल्ला देता है और उसके बाद वो शैतान रफेल को मार देता है। अब वो कभी भी नारू की तरफ आ सकता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर ताबे आ जाता है और ताबे और नारू मिलके उस शैतान के ऊपर हमला कर देते हैं। नारू गन चलाने की कोशिश बार बार कर रही है, लेकिन उससे गन चल ही नहीं रही है। ताबे ये समझ जाता है कि वो लोग इस शैतान को नहीं मार पाएंगे। वो नारू से कहता है कि तुम यहाँ से भागो। इस शैतान को ऐसा लगता है कि उसे तुमसे कोई खतरा नहीं है, उसे मुझसे खतरा है, तो इसलिए वो मुझे मारेगा। नारू अपने भाई को मना करती है, लेकिन उसका भाई नहीं मानता। वो शैतान से लड़ता है और वो शैतान नारू के सामने उसके भाई को मार देता है। नारू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो वहाँ से भाग जाती है। वो गुस्से में भी है, वो इमोशनल भी है। उसे अब बदला लेना है, उसे उस शैतान का शिकार करना है, लेकिन कैसे? नारू की नजर दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर उसे दिखता है कि उन शहरी लोगों का लीडर अभी भी जिंदा है। अब उसके दिमाग में एक प्लान है। वो उस लीडर को बेहोश कर देती है। कहानी आगे बढ़ती है। जब उस लीडर को होश आता है तो वो ये देखता है कि नारू अपने आप को तैयार कर रही है एक शिकारी बनने के लिए। उस लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके सामने एक गन है। वो गन उठाता है, नारू की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन नारू अब हंसती है, क्योंकि नारू को एहसास हो जाता है कि वो शैतान यहाँ पर आ रहा है। नारू ने दवाई खाई थी, इसलिए नारू का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो शैतान नारू को तो नहीं देख पाता, लेकिन उस शिकारियों के लीडर को देख लेता है और उसकी हाथ की गन को भी। उस शैतान को शिकारी के लीडर से खतरा लगता है और वो उसे मार देता है, लेकिन अब नारू भी बिल्कुल तैयार है। वो उस शैतान के ऊपर गोली चला देती है। उस शैतान का मुकुट गिरता है और नारू उसका मुकुट लेके वहां से भाग जाती है। उसके मुकुट में उसकी बहुत ज्यादा पावर्स थी। नारू को पता था कि वो उसके पीछे जरूर आएगा, लेकिन नारू अब एक चाल बुन चुकी है। वो शैतान नारू के पीछे आता है और अब नारू और इसके बीच में एक लड़ाई होती है, एक खूनी जंग। जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा और जो हारेगा वो मरेगा। वो शैतान नारू को जितना कमजोर समझ रहा था, नारू इतनी कमजोर थी नहीं। वो पहले उस शैतान का हाथ काटती है और उसके बाद उस शैतान को अपने पीछे भगाती है। कहाँ ले जा रही है नारू से, मैं आपको बताता हूँ। याद है ना वो दलदल जिसमें नारू फंसी थी? नारू उस शैतान को उसी दलदल में फंसा देती है। वो शैतान अभी भी नहीं मरा है, लेकिन नारू के पास एक आखिरी प्लान भी है। वो शैतान के मार्क्स का इस्तेमाल करके उस शैतान को मार देती है। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह नारू अपने कबीले में लौटती है उस शैतान का कटा हुआ सर लेके। नारू की माँ बहुत खुश है
है। सारे कबीले के लोग बहुत खुश है। कबीले का सरदार नारू को नया वॉर चीफ बना देता है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं, आगे बहुत खौफनाक और खतरनाक कहानी बाकी है। इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।